Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. NTA UGC नेट पेपर 1 में कम्युनिकेशन यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं. हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें एंड आप सभी इजीली करेक्ट आंसर्स को एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई कर सकें. इसी के साथ फिर फाइनल रिवीजन सीरीज को शुरू करते हैं. In the communication process, when the sender and receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it is called what? So simple सा question है. देखिए इसमें कहा है जब कम्युनिकेशन के दौरान एक सेंडर और रिसीवर, सेंडर कौन हुए? जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं. जैसे अभी सेंडर कौन है? मैं हूं. और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स कौन हो? रिसीवर्स हो. ठीक है. एंड इसमें बोला है कम्युनिकेशन के दौरान जब सेंडर और रिसीवर अपने रोल्स इंटरचेंज करते हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स जब सेंडर बन जाएंगे और मैं जब उनकी बात को सुनूंगी, रिसीवर बन जाऊंगी, तो उसमें हम उस बात को क्या बोलते हैं? ये कौन सा मॉडल है? यूनिवर्सल मॉडल? नो. ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर फ्लो मॉडल या फिर प्लूरलिस्टिक मॉडल? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. इसको हम ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलते हैं. अब देखिए बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन आपने सुनी होगी ये टर्म. ठीक है. सो बैंक ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक जगह से अगर हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं से रिसीव भी कर रहे हैं, फिर कहीं से ट्रांसफर कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन अगर चल रहा है, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों चीजें अगर हो रही हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है. सिमिलरली कम्युनिकेशन में इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल कहा जाता है. ओके. या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे एग्जाम में कि जब सेंडर रिसीवर बन जाते हैं और जब रिसीवर सेंडर बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम फीडबैक भी बोल सकते हैं. ओके. पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करवाने की गारंटी दी जाती है. साथ ही स्टूडेंट्स फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है. सो अगर किसी यूनिट की अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो उसमें से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए. एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. एंड न्यू बैच हमारा दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए भी स्टार्ट हो रहा है. तो स्टूडेंट्स आप सभी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हो. इसकी वैलिडिटी भी हम आपको बढ़ाकर अभी 1 ईयर करके दे रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग जून एग्जाम या दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये कोर्स रहने वाला है. फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए. यहाँ पर स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखेंगे आप कोर्स का नाम. जैसे आप कंटेंट पर क्लिक करते हो आपके सामने इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आ जाएंगे. क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा एंड साथ ही लाइव क्लासेस भी आप इजीली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. सो कोई भी डाउट्स है तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप हमारे साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. Which of the following are the criteria for public service communication? Okay, so यहाँ पर सार्वजनिक सेवा संचार की बात की गई है. सिंपल से लैंग्वेज में हम इसको पब्लिक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं. पर्सनल बायस यानी कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह. जब भी कम्युनिकेशन में हम पूर्वाग्रह की बात करते हैं, मतलब अगर एक पर्सन सामने से आ रहे हैं और मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मुझे ना थोड़ा अकड़ू लग रहा है, मैं इनसे बात नहीं करूंगी, तो जब भी पर्सनल बायस या पूर्वाग्रह कम्युनिकेशन में होता है तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है. इसलिए ये ऑप्शन गलत है. आइडियोलॉजिकल स्लैंट यानी कि वैचारिक झुकाव, अपने विचार, अपने जो लेवल है, किसी सोच सबकी अलग होती है, वो किसी के सामने रखना, वो चीज भी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बना सकती. तो ये वाला कोई ऑप्शन भी गलत है. एक्यूरेसी यानी कि जो बात मैं कर रही हूं बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल सटीकता से मैं प्रेजेंट करूं, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन किसी को दूं. कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देना, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी बात रखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन बोलता है सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स. हर एक व्यक्ति से जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच, जिनके ओपिनियन, जिनकी राय, जिनके तथ्य आपस में मिलते हैं. तो उनमें सेपरेशन होती है, अलग विचारधारा सबकी होती है. इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सार्वजनिक सेवा संचार का. इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. तो C, D and E, that is option number 3 is the correct answer. The sender's responsibility
इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स, अब देखिए सेंडर कौन होते हैं, मैसेज डिलीवर करने वाले। सेम क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा गया है, ये मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। सेंडर की जगह इस क्वेश्चन में बोला गया था एनकोडर। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि जो सेंडर है, जो मैसेज डिलीवर करने वाले होते हैं, उनको हम एनकोडर भी बोलते हैं, और जो मैसेज रिसीव करने वाले होते हैं, जैसे अभी मैं एनकोडर हूं, मैसेज क्या है, मैसेज मेरा ये क्वेश्चन है, और आप रिसीव कर रहे हो तो आप कौन हो, आप सभी डिकोडर हो, राइट। सो दी सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड, अब मैं आप लोगों के लिए सेंडर हूं, कम्युनिकेशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरप्टिंग द रिसीवर टू क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स इमीडिएटली। मैं आपको कुछ समझा रही हूं, अगर आपको गलत फहमी हो रही है उस बात से, तो मैं एकदम आपको टोक कर उसको बीच में ही रोक कर उसको सही करूं, ये गलत है। इंश्योरिंग द मैसेज इज क्लियर, मैं पहले ये चीज की सुनिश्चित इस चीज को कर लूं कि मैसेज जो मैं दे रही हूं, नॉलेज जो मैं दे रही हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है, आधा ज्ञान मैं नहीं दे रही हूं। अंडरस्टूड बाय रिसीवर, कि जिस लेवल पर आप पढ़ना चाहते हो, जिस लेवल का नॉलेज आपको चाहिए, मैं उस लेवल पर आपको समझा रही हूं ताकि आप उस चीज को समझ जाओ। तो ये एक सेंडर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अवॉइडिंग फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू इंश्योर मैसेज इंटीग्रिटी, आप लोगों का फीडबैक क्या होगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, मैं उसको हमेशा रिप्लाई करके अप्रिशिएट करती हूँ। तो अगर मैं उस चीज को अवॉइड करूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके फीडबैक से, अगर मैं ऐसा सोचूं तो एक अच्छी सेंडर मैं नहीं हूं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यूजिंग टेक्निकल jargon whenever possible to demonstrate expertise, मुझे आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इस फील्ड में हो सकता है थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स इतना टफ लेवल पर आपको पढ़ाऊं कि आप समझो ही ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। पेपर 1 के फाइनल रिवीजन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स पेपर 1 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही ये ग्रुप डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन है, यानी कि अगर आपके भी कोई डाउट्स है पेपर को लेकर, सिलेबस को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी टेलीग्राम पर जाकर इस नाम से ग्रुप को सर्च कीजिए और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डी सॉसर लेबल्ड लैंग्वेज एज अ व्हाट, सो डी सॉसर ने भाषा को क्या कहा है, टेक्निकल कोड, नो, प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस, चिन्हों का प्रचुरता, चिन्हों की प्रचुरता कहा है उन्होंने, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है। द अराइवल ऑफ इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, सो इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक टेक्नोलॉजी पहले देखिए, वेबसाइट्स होती थी, टीवीज होते थे, जहां पर हम सिर्फ बैठ के देखते थे, हम क्या चाहते हैं हम ये नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो इंटरैक्टिव हो चुकी है। जैसे लाइव क्लासेस हम लेते हैं, लाइव क्लासेस में आपको क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है, आप क्या पूछना चाहते हैं, उसका इमीडिएट रिप्लाई मैं करती हूँ, तो इंटरैक्टिव होती है, इंटरेक्शन हमारी होती है। सो जब भी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का अराइवल हुआ, उनका आगमन हुआ हमारे जीवन में, तो वो कौन सी एज थी, फर्स्ट एज, नो। फर्स्ट एज होती थी ऐसी वेबसाइट सिंपल सी, जिसमें ना हम फीडबैक दे सकते थे, ना हम चेंजेस कर सकते थे, ना हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे, बस एक बार उसमें किसी ने इंफॉर्मेशन डाल दी, उसको पढ़ो और आगे निकलो, ठीक है। ये वाली एज जो है वो है सेकेंड मीडिया एज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। The science of studying the feedback systems in humans, animals and machines is described as, okay, अगर हम मनुष्य, जानवर और मशीनों में फीडबैक सिस्टम को समझना चाहते हैं कि कोई कैसे रिप्लाई कर रहा है, हम उसको कैसे समझे, इसको क्या कहते हैं, फीडबैक साइंस, नो। एक्सपीरियंस स्टडी, एक्सपीरियंस से तो हम मशीनों का फीडबैक नहीं समझ सकते। मैसेज हर्मेन्यूटिक्स, नो, इसका सही आंसर है साइबरनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन ये पूछी गई थी और आपको बताना था स्टेटमेंट सही है या गलत है, सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू
Some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media. Very very important and most expected topic है ये, hot media and cool media. ठीक है, सो देखिए हॉट मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं. सो देखिए हॉट मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडिया है जिसमें ऑडियंस की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है. ठीक है, एंड बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हॉट मीडिया की. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम पे हमारी सिर्फ एक ही इंद्री, एक ही सेंस एक्टिव होती है. एंड कूल मीडिया इसका ऑपोजिट होता है, इसमें ऑडियंस की जो एक्टिविटी है, जो पार्टिसिपेशन है कूल मीडिया के अंदर वो बहुत हाई रहती है और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है. सो इस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं हम टेलीफोन. टेलीफोन हमारे पास क्या है, हॉट मीडिया नहीं है, टेलीफोन होता है कूल मीडिया. राइट, उसके बाद टेलीविजन भी हमारे पास कूल मीडिया है. रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, सिनेमा भी हॉट मीडिया है एंड प्रिंट भी हॉट मीडिया ही है. ओके, सो सही आंसर है सी, डी एंड ई ओनली. अब देखो कुछ लिस्ट आपके सामने और बताती हूँ, जैसे कि रेडियो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद आपके लेक्चर्स होते हैं. ठीक है, फोटोज होती हैं. मूवीज किस कैटेगरी में आती, मूवीज सिनेमा एक ही चीज हो गई. प्रिंट, ये सब क्या है, ये सब आपके हॉट मीडिया है. हॉट मीडिया की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मीडिया का फिक्स्ड शेड्यूल होता है. रेडियो में जो चैनल जिस समय आना है उसी समय आएगा, मूवी जिस समय रिलीज होनी है उसी समय आएगी, लेक्चर जिस समय होना है उसी समय होगा. तो ऐसे आप याद रख सकते हो. ठीक है, एंड कूल मीडिया में आ गया आप लोगों का टेलीफोन एंड टेलीविजन. इसके अलावा कार्टून, फोन कॉल्स, ये सब क्या है, कूल मीडिया के पार्ट्स हैं. स्टेटमेंट 1 बोलती है इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो अ मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस. ओके, इंटरनेट अपने आप में ही एक क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है. अब देखो स्टूडेंट्स, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने आईसीटी मुझसे पढ़ा है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है. इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे ये, चलो मैं नहीं बता रही, एक काम करते हैं, इंटरनेट की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए. अगर नहीं आती है तो जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लीजिए, अंकिता सूद नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर एकदम से सेशन के बाद में इंटरनेट की फुल फॉर्म शेयर करती हूँ. ठीक है, इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस. तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. इंटरनेट अपने आप में एक नेटवर्क तो है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड तो करवाता है, लेकिन साइबर स्पेस रिलेशन का ये मॉडल नहीं है. दूसरी स्टेटमेंट बोलती है ग्लोबल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट heralded and arrival of second media age by the end of 20th century. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकेंड मीडिया एज बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एज इट इज स्टेटमेंट को पढ़ लो. ठीक है, सेकेंड मीडिया एज की डेफिनेशन दी गई है. अगला क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ व्हाट. सो डिनोटेशन यानी कि संकेतन का मतलब क्या होता है. सो देखिए दो टर्म्स होती है, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन. डिनोटेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. ठीक है, किसी भी चीज का जो कॉमन मीनिंग है, जो डिक्शनरी वाला मीनिंग है. ठीक है, डिक्शनरी में किसी वर्ड का जो मीनिंग है अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसको डिनोटेशन कहा जाता है. ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर भी है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नंबर 3 यहां पर दिया गया है. इसी के साथ एक और टर्म होती है कॉनोटेशन. कॉनोटेशन का मतलब होता है कल्चरल मीनिंग. कल्चरल मीनिंग यानी कि मान लीजिए मेरे कल्चर में किसी पर्टिकुलर टर्म को कुछ और बोला जाता है, हो सकता है आपके कल्चर में वो गाली हो या उसका कुछ नेगेटिव मीनिंग हो. तो इससे क्या हो सकता है, हम दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है. तो इसलिए इसको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है. सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ, ठीक है, ओके, जो सिंबल्स होते हैं जैसे साइंस और सिंबल्स हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, प्रतीकों का यूज करते हैं, तो उनका अर्थ प्रदान करते हैं जब उनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है. तो सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं मीनिंग जब उनको एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है.
इसमें स्टेटमेंट 1 कहती है मेटा कॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। सो मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है? किसी भी पर्सन की, जब हम मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, मानसिक लेवल की बात करते हैं, तो वो मेटा कॉग्निशन होता है। तो इसमें ये कहा है कि वो अपने, अब देखो आप लोग कई बार बैठे होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि भई हम कितने, हमारा एबिलिटीज़ कितनी हैं, हम किस लेवल तक के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, हम किस लेवल तक की चीज़ों को समझ सकते हैं। सबको अपना-अपना मेंटल एबिलिटीज़ पता होती हैं। तो ये होता है मेटाकॉग्निशन, जिसमें कोई भी पर्सन अपने ही लैंग्वेज, अपने ही लेवल के बारे में बात करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है न्यूमेरिक्स इज़ द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि न्यूमेरिक्स अपनी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी जो भी लैंग्वेज से अब देखो किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को पोएम के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू चीज़ें याद करवाई जाती हैं, तो उनको समझना आसान होता है। तो न्यूमेरिक्स जो है, वो बेसिकली आपके वर्ड्स, आपके फ्रेजेस, आपके सेंटेंसेस को कैसे ईज़ी वे में आप समझ सकते हो, उस चीज़ पर फोकस करता है। सो न्यूमेरिक्स बेसिकली एक सिमेंटिक स्टडी होती है। सिमेंटिक स्टडी होती है वर्ड्स की, सेंटेंसेस की, एंड इसमें फोकस किया जाता है कि वर्ड्स को कैसे इजी वे में किसी के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। ओके, करेक्ट आंसर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडिया इंटरएक्टिविटी इज एक्सपीरियंस्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स। अब मीडिया क्या होता है? अब हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज के समय पे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप किसी दूसरे पर्सन से जुड़े हुए होते हो, आप बहुत से लोगों से बात करते हो। इसमें ये कहा है कि मीडिया इंटरएक्टिविटी जो है डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट रिलेशंस के साथ काम करती है। तो ये आता है आपका टेक्नो सोशल के अंदर। टेक्नो सोशल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। आप लोग देखो घर पे बैठे हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, और सोशल, सामाजिक रूप पे लोगों से जुड़े हुए भी हो, घर से बाहर निकले हुए भी इतने-इतने सालों से लोगों से पर्सनली नहीं मिले हो, लेकिन मीडिया के थ्रू सामाजिक तौर पर लोगों से मिले हुए हो, जुड़ते हो। तो ये टेक्नो सोशल इज़ द करेक्ट आंसर हियर। Still, there is an argument that the emergence of cable and television audiences has brought in more personalized and interactive media culture. सो इसमें कहा है कि बहुत समय से ये एक लंबा तर्क चलता आ रहा है कि केबल और टेलीविजन के जो दर्शक हैं, ठीक है, वो मोर पर्सनलाइज्ड, वो अधिक व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव मीडिया को यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोलती है विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि आप इंटरनेट और ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्लस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हो। इसमें बोला है मैसेजेस डू नॉट रिक्वायर कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि दोनों तरीके से जब आप कम्युनिकेट करते हो, तो उसमें सामाजीकरण और संप्रेषीयता, अच्छे तरीके से बातचीत करना को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। कंडेंसेशन सिंबल्स इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर, दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट? सो देखो, कंडेंसेशन सिंबल्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, राजनीतिक जो भाषा होती है, उसमें कंडेंसेशन सिंबल्स को बहुत ज़्यादा लेवल पर यूज़ किया जाता है। इसमें नेम, वर्ड, फ्रेजेस, मैक्सिम्स, ये सब चीज़ें जो है इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है? अब देखो भाषण जब नेता लोग देते हैं, तो वो क्या करते हैं? जिस मुद्दे पर लोग परेशान होते हैं, वो वैसे-वैसे वादे करते हैं। जैसे कई बोलेंगे बेरोज़गारी से बहुत युवा परेशान हैं, तो नेता लोग क्या करेंगे? भाषण में अपने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाएँगे, महँगाई का मुद्दा उठाएँगे, तो वो होते हैं कंडेंसेशन सिंबल्स, कि उनकी जो वीकनेस है ऑडियंस की, उनको कैप्चर करके वोट अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये क्या है? एवोकेटिव इसको कहा जाता है। विचारोत्तेजक इसको कहा जाता है, कि ऐसे-ऐसे मुद्दे होंगे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। Next question is the electronic space of internet has failed to displace the institutional space in a society even an iota. Statement 2 बोलती है internet communication has broken down the hierarchies of race, ethnicity
एंड जेंडर। सो देखो इसमें बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुके हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बातचीत करते हैं, उसने पुराने जो इंस्टीट्यूशन और लोग मिलजुल कर बैठकर बातचीत किया करते थे, वो सब चीज़ों को खत्म कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है, क्योंकि इंटरनेट कम्युनिकेशन ने ब्रेक डाउन कर दिया है लोगों की जातीयता को, लिंगवाद को और ये सब चीज़ों को। ऐसा तो नहीं हुआ है, थोड़े बहुत लेवल पर हुआ है लेकिन, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। Next is when people meta communicate, they are sending messages about what? So they are sending messages about messages. अब मेटा कम्युनिकेशन, मेटा का मतलब होता है किसी के बारे में। अब जैसे इंडेक्स है, आप लोग इंडेक्स में आपको पूरा चैप्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंडेक्स आपको बताता है कि मेन चैप्टर कहाँ है। सो इंडेक्स क्या हुआ? इंडेक्स को हम मेटा डेटा बोल सकते हैं, एक ऐसा डेटा जो कि हमें असली डेटा तक ले जाता है। सो मेटा कम्युनिकेशन, जब लोग भी ऐसे बातचीत करते हैं तो वो बेसिकली मैसेज ही किसी को डिलीवर कर रहे होते हैं। Next is which of the following are the major criticism of mass media as a cultural industry? So mass media and society से पहले questions नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से आते ही हैं, तो उस चीज पर थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। मास मीडिया आर प्रो पीपल, ठीक है? मास मीडिया, मास का मतलब होता है, मास का मतलब होता है आम आदमी। अब मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत से लोग खुले में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल होता है कि एक पर्सन भाषण दे रहा है, नीचे पूरी दुनिया उनको सुन रही है। कोई सामने बैठकर सुन रहे हैं, कोई इंटरनेट पे सुन रहे हैं, कोई टीवी के थ्रू सुन रहे हैं, ठीक है? सो मास मीडिया जो होता है वो प्रो पीपल है, बिल्कुल गलत है। मेजर क्रिटिसिज्म पूछा है तो ये उसमें नहीं आता। प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चर इंडस्ट्री आर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है? जो सांस्कृतिक उद्योग होते हैं वो हमेशा चलते हैं, बिल्कुल सही है। द प्रोडक्शंस आर डिवॉइड ऑफ एस्थेटिक मेरिट, एब्सोल्युटली करेक्ट। द कल्चर इंडस्ट्री डज यूनिफॉर्म मास प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। अवॉइड्स मैसिफिकेशन ऑफ कल्चर, ये गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट इज द बुद्धिस्ट argue that reality should be understood as a linguistic construction। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो हमेशा यही तर्क देते हैं कि वास्तविकता को भाषाई निर्माण के रूप में समझा जाना चाहिए, कि जो एक्चुअल चीजें आपके पास हो रही, जो वास्तविक में चीजें आपके सामने हो रही हैं, उनको समझने के लिए भाषाई निर्माण के रूप में उसको समझना चाहिए, लैंग्वेज के ज़रिए उसको समझना चाहिए। स्टेटमेंट 2 बोलती है कि आजकल का जो समय चल रहा है, वी कैन से दैट रियलिटी इज़ अ मीडिया कंस्ट्रक्ट, कि जो सत्य है वो एक्चुअल में सत्य नहीं होता। मीडिया, न्यूज़पेपर या फालतू के वीडियोज़ उन चीज़ों को आगे बढ़ावा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं दोनों की दोनों। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, जैसे कि इंडेक्स का एग्जांपल दिया। सो यहाँ पर है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, एज इट इज एग्जाम में आया था अभी रिसेंट एग्जाम में। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स लाइक मार्शल मैक्लुहान, दी फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज हॉट मीडिया। अब इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली कहा है कि मार्शल मैक्लुहान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि है हॉट मीडिया से रिलेटेड। मास मीडिया एंड सोसाइटी नाम के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो हॉट मीडिया एक ऐसा मीडिया माना गया है कम्युनिकेशन में जो कि किसी भी इंसान की जितनी भी सेंसेस हैं उन सब को एक्टिवली यूज करता है, ठीक है? अब हमारे में जितनी भी सेंसेस है उनको एक्टिवली यूज करता है, इसीलिए इसको हाई डेफिनेशन कम्युनिकेशन मीडिया भी कहा जाता है। ओके, सो जैसे हमारे पास हॉट मीडिया है वैसे ही कूल मीडिया भी होता है। सो हॉट मीडिया में आ जाता है रेडियो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हॉट मीडिया का रेडियो और फिल्म। फिल्म का मतलब हो गया सिनेमा, रेडियो और साथ ही यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया को भी यूज करते हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। ओके, जैसे अगर हम रेडियो की बात करें, ये क्या करता है, हमारे वन सेंसेस को, किसी एक यूजर के किसी सेंस को यूज करता है एंड मिनिमल पार्टिसिपेशन यहाँ पर किसी भी पर्सन की होती है, तो ये हॉट मीडिया है। कूल मीडिया में आ जाएगा आपका टेलीविजन एंड टेलीफोन, ठीक है? टीवी, मोबाइल फोन, कन्वर्सेशन, कॉमिक बुक्स जो होती हैं ये सब आपकी कूल मीडिया में आती है। ये किसी पर्सन की सेंसेस को कम लेवल पर यूज करती है, इसलिए इसको कूल मीडिया कहा जाता है।
आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो बस कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइंस ऑफ studying the feedback system in humans, animals and machines is described as what? So इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइबरनेटिक्स, ठीक है। साइबरनेटिक्स क्या होता है? जो भी आपका सर्कुलर कैजुअल प्रोसेसेस होती हैं। अब फीडबैक क्या होता है? जैसे मान लीजिए एज अ टीचर मैंने आपको कुछ पढ़ाया, उसके बाद आप लोगों को, स्टूडेंट्स को वो चीज समझ आई या नहीं आई, आपने उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे, मैंने फिर वो चीज आपको समझाई, फिर आप मुझे फीडबैक दे रहे हो कि ये सभी क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है? एक सर्कुलर कैजुअल प्रोसेस है जिसको फीडबैक कहा जाता है। तो कभी भी हम फीडबैक की बात कर रहे होते हैं तो उसको साइबरनेटिक्स का नाम दिया गया है कम्युनिकेशन में। ये अपने आप में ही एक कितना इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है। Next question is, डी सॉसर लेबल्ड लैंग्वेज एज डी सॉसर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैंग्वेज के लिए एक टर्म यूज की है। वो लैंग्वेज को क्या कहकर बुलाते थे? तो वो हमेशा लैंग्वेज को प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस यानी कि संकेतों की प्रचुरता के नाम से कहते थे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, डायरेक्टली ये नाम दिया गया है लैंग्वेज को। वो लैंग्वेज को लैंग्वेज नहीं, प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस का नाम देते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफ्स को क्या नाम दिया गया था? सो फोटोग्राफ्स को इंडेक्सिकल कहा जाता है। फोटोग्राफ्स को इंडेक्सिकल कहा जाता है। वैसे ही एक टर्म और होती है आइकॉनिक, और एक टर्म होती है सिंबॉलिक। सो आइकॉनिक को कहा जाता है, इसको कहते हैं, ओके सो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, सॉरी। आइकॉनिक को फोटोग्राफ्स कहते हैं, उसके बाद आता है इंडेक्सिकल। इंडेक्सिकल को कहते हैं स्मोक, राइट। एंड अगर सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के। एंड प्रोफ्यूजन ऑफ साइन होता है लैंग्वेज। तो ये चार टर्म्स आपको याद रखनी है। ये 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें एज इट इज पूछी गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन? सो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया जो है उसको कहा जाता है accuracy, comprehensiveness, separation of opinion and facts. Next question is, in communication, denotation is the level of what? So denotation क्या होता है? डिनोटेशन बेसिकली मास मीडिया सोसाइटी की एक टर्म है, बेसिक टर्म है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। डिनोट करना यानी कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना, ऐसे याद रखिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सिमिलर क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, उसमें कहा था इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स हैव व्हाट? सो डिनोटेशन और कोनोटेशन सेम होता है। सो डिनोटेशन फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है, दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन, और कोनोटेशन जो है वो कल्चरल मीनिंग होता है। कल्चरल मीनिंग होता है किसी भी चीज का। Connotation refers to the meaning suggested or implied by the use of a particular word beyond its literal यानी कि डिनोटेटिव और कॉमन मीनिंग। अब देखो किसी चीज का कोई जनरल मीनिंग है लेकिन कल्चरल मीनिंग उस चीज का कुछ और हो सकता है, तो उसको कॉनोटेटिव कहते हैं, ओके। एंड कम्युनिकेशन में ये बैरियर होता है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है। तो बैरियर्स में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। तो ये आपको जरूर डिटेल में पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, in terms of communication, the dominant interests of a large culture will form the image of minority audiences. So ये statement बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट 2 बोलती है,
The medium of television is often considered as a new religion. So television एक new religion का medium बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही है. So both the statements are absolutely correct. Next is symbols provide meaning when used in a, अब देखो कोई भी सिंबल है, ठीक है, अब जैसे ये एक सिंबल होता है इस तरीके से, सिंबल जब कोई मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, सिंबल से हमें मीनिंग कब पता चलता है, जब उनको कैसे यूज किया जाता है, जब उनको यूज किया जाता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे. ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज अ हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सो हॉट मीडियम क्या होता है, एनालिटिकल प्रिसीजन होता है, एंड ये बेसिकली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर पे ये काम करता है. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं. इट इज लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन इसमें होती है. जैसे रेडियो की बात की थी, रेडियो आप सिर्फ ऑन करके सुन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप क्या कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो. लो पार्टिसिपेशन है ना आपकी, आप ज्यादा कोई नहीं कर सकते. अब जैसे फ्रेश मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है, वहां पर हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है, बहुत इंटरनल लेवल तक यूजर को उसमें एक्सेस की पावर होती है, ठीक है. इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस. अब रेडियो सुन रहे हो तो आपके सिर्फ कान बिजी है, आंखें चाहे बंद करके सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाईज यहाँ पर होती है. नेक्स्ट इज अ कूल मीडियम हैज फीचर्स ऑफ, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट्स में आए थे, ऐसे ही होता है, ठीक है. इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे पूछा जाता है, ठीक है. सो कूल मीडियम क्या हो गया, it provides small amount of information. It tends not to be supplemented by hot media. Okay, so ये कुछ important concepts थे examination के लिए जो बहुत important है. In the initial stages, mass communication has considered as study of propaganda. Now it has its linguistic component in terms of science, codes and languages. So यहाँ पे both the statements are true. Direct definition दी है mass communication. Statement 1 में the disadvantage of interpersonal communication is the availability of immediate feedback. तो सबसे पहले बताती हूँ कि interpersonal communication क्या होता है. जो अगर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. दो लोग हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जब एक सिंगल पर्सन होता है, वो अपने मन में कुछ बोल रहे हैं, शीशे के सामने कुछ बात कर रहे हैं, अपने आप से कई बार हम कुछ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो इसमें बोला है कि अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक पर्सन ने कुछ पूछ लिया और दूसरे ने एकदम से विद इन सम सेकेंड्स उसका रिप्लाई कर दिया, उसका फीडबैक दे दिया, ये इस तरीके की कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है. तो क्या ये आपको डिसएडवांटेज लगती है? नहीं होती है. दो लोग बात कर रहे हैं, कोई सामने से अच्छा सा रिप्लाई कर दे, अच्छा सा फीडबैक दे दे, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये एडवांटेज होती है ना कि डिसएडवांटेज होती है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक. सो हियर मास कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप लोगों ने नेता लोगों के भाषण सुने होंगे, आप लोग रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो. टीवी में क्या होता है, एक पर्सन एक जगह से कुछ बोल रही है और पूरी दुनिया उनको सुन रही है. किसी नेता का भाषण चल रहा है, काफी हजारों में लोग उनके सामने लाइव उनको सुन रहे होते हैं, काफी लोग अपने टीवी में, मोबाइल फोन में उनको सुन रहे होते हैं, यानी कि एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है. इसमें इसकी एडवांटेज ये बोली है कि इसमें फीडबैक बहुत आराम से होता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है, मास कम्युनिकेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि फीडबैक होता ही नहीं है. सो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है. तो करेक्ट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ओके, सो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन समझने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं. सो नेक्स्ट है आगे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है in communication language involves different degrees of identification for generalization. ओके, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताती हूँ कि जर्नलाइजेशन क्या होता है. मीनिंग समझ गए तो आगे आसान हो जाएगा. ओके, so generalization is when a communicator can apply a skill in different contexts and settings. मान लीजिए आप में कोई स्किल है,
आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आप उस स्किल को कम्युनिकेशन के दौरान यूज कर रहे हो। कई लोगों में ये स्किल्स होती है कि वो बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है। तो उसको जर्नलाइजेशन कहा जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज करता है, स्पेशली फॉर जर्नलाइजेशन, कि आप अपने कम्युनिकेशन के स्किल्स को किस तरीके से लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट करते हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, एब्स्ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ लीविंग आउट डिटेल्स एंड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द डिटेल्स लेफ्ट आउट इज नेसेसरी। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अमूर्तन इसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यूजेस बेसिकली अ स्ट्रेटेजी ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कितनी सिंपल तरीके से आप एक इफेक्टिव बात को प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, वेयर इन फॉर्मरली कॉन्क्रीट डिटेल्स आर लेफ्ट एम्बिगुअस, undefined. Thus, effective communication about things in the abstract requires an कॉमन एक्सपीरियंस बिटवीन द कम्युनिकेटर, कि कैसे आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को प्रेजेंट करते हो। कई लोग होते हैं ना, बात करते हुए टॉपिक कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर खत्म होता है पता ही नहीं चलता, मेन बात वो भूल जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में यही बोला गया है कि वो लिविंग आउट करते हैं डिटेल्स को, बहुत डीप में नहीं जाते, टू द पॉइंट मेन बात बताते हैं। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये बिल्कुल सही बताया है दोनों स्टेटमेंट्स में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इन कम्युनिकेशन मीनिंग रेफर्स टू अ पर्सन्स व्हाट। कम्युनिकेशन में जो मीनिंग्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं इंटरनल रिस्पॉन्सेज टू अ मैसेज। आपने मुझे कुछ बात बताई, ठीक है, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आपके बात का मीनिंग क्या है, आपका इंटरनल रिस्पॉन्स है, मैसेज का इंटरनल रिस्पॉन्स वो हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 और 21 में भी एज इट इज लगभग लगभग पूछा गया था। ठीक है, सो मीडियम है और यूजर व्हीकल है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड फिल्म। ओके, सो आंसर ऑलरेडी है आपके सामने। न्यूज़पेपर में रबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, आपको पता है रेडियो वेव्स इस तरीके से होती है। ठीक है, सो रेडियो गो विद इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। टेलीविजन सैटेलाइट डिशेस सबके घरों में होता है, और फिल्म के लिए URSA मिनी प्रो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या होता है, देखो एक प्रिंटेड सोर्स होता है ना इंफॉर्मेशन का, सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक बेस्ट सोर्स होता है। एंड इसमें जो रबर प्लेट है या फिर इसको रबर रोलर भी कहा जाता है, ये एसेंशियल रबर प्रोडक्ट होता है पेपर इंडस्ट्री में न्यूज को प्रिंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या इनएविटेबल होती है, अपरिहार्य होती है, कम्युनिकेशन इज नॉन सोशल, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज कल्चरल, इट इज कंप्लीटली कॉमर्शियल। सो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इनएविटेबल होती है, उसके बाद नॉन सोशल भी होती है, जरूरी नहीं है सोशली कम्युनिकेशन, और नॉन सोशल भी होती है, कल्चरल भी होती है। सो करेक्ट आंसर है ए, बी एंड डी ओनली। इसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन की और क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो कम्युनिकेशन हमेशा कॉग्निटिव होती है। कॉग्निटिव मैंने बताया है, किसी भी पर्सन की मेंटल एबिलिटीज की बात की जाए, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिविटी। सो कम्युनिकेशन स्पेशली क्लासरूम कम्युनिकेशन कॉग्निटिव भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन, ओके, सो इसमें पूछा गया है, व्हेन अ कम्युनिकेटेड मैसेज इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टू अनदर इट इज कॉल्ड। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, इट इज कॉल्ड मेटा मैसेज। ठीक है, किसी रेफरेंस के थ्रू, बुक का एग्जांपल लिया था, बुक में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंडेक्स, एक होता है चैप्टर। ठीक है, तो हम चैप्टर तक कैसे पहुंचते हैं, इंडेक्स के थ्रू पहुंचते हैं, यानी कि इंडेक्स के रेफरेंस से चैप्टर तक पहुंचते हैं, तो ये होता है मेटा डेटा।
तो रेफरेंस की बात हो रही है, सो मेटा मैसेज या मेटा डेटा आप हमेशा करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर टू एज कॉन्टिग्यूअस कम्युनिकेशन। इजी है, ओके। नेक्स्ट इज communication communicative language is used by people to get sympathy, ignore fellow travelers, placates or embarrass enemies and comfort friends. Statement 2 बोलती है as a tool of communication language suffers from emotional loading, polar words and fictitious concepts. So both these statements are absolutely true here. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, सबसे ज्यादा क्या होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एक तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा अनस्ट्रक्चर्ड होती है ये, ठीक है। इसके अलावा ये होती है इनवॉलेंटरी, कॉन्टेक्चुअल और सिंबॉलिक। डिस्क्रिप्टिव और एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड वर्बल कम्युनिकेशन में भी सेम क्वेश्चन आया था, तो वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ये सब वर्बल के अंदर आता है, ठीक है। एंड नॉन वर्बल में बिना शब्दों के इशारे से लिख कर सिंबल्स के थ्रू जो चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following are true with regards to mass communication? Mass communication अभी हमने डिस्कस किया। इसमें सबसे पहले तो है messages are prepared by professionals, absolutely true. नेक्स्ट है messages are rapidly disseminated, and next is messages are supposed to be understood. Correct answer is option. Classroom communication is, स्टूडेंट्स कक्षा में जो संचार होता है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड, स्टाइल सेंट्रिक, कोलैबोरेटिव, वर्टिकल या फिर नॉन ओरिएंटल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखो स्टूडेंट्स क्लासरूम में आपने भी हमेशा पढ़ाई की है, स्कूल में, कॉलेज में, ओके। क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। अब टीचर अगर 10 स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब जनरल बातचीत करना नहीं है, यहाँ पे नॉलेज को शेयर करना है कम्युनिकेशन का मतलब, ठीक है। टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनका एक गोल होता है, टीचर का ये गोल होता है कि वो अपना नॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, वो नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करें एंड वो सभी क्या हो, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो ये है गोल ओरिएंटेड, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे आती है वो है कोलैबोरेटिव, यानी कि अगर टीचर सहयोगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अगर टीचर बोल रहे हैं एंड स्टूडेंट्स उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लास में अगर स्टूडेंट्स टीचर की बात अच्छे से सुने एंड टीचर स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाएं, अपना सिलेबस कवर करवाएं, तो वो चीज आती है कोलैबोरेटिव पॉइंट के अंदर। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। क्लासरूम में हर एक टीचर जो है वो गेट कीपिंग का काम जरूर करते हैं, यानी कि गेट कीपिंग का मतलब है कि उनकी नजर हर एक स्टूडेंट पर जरूर होती है, हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी पर जरूर होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट, ठीक है। यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर का एक ऐसा रोल भी होता है कि वो स्टूडेंट्स के गाइड के रूप में काम करे। अब गाइड का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बताएं कि पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है, उसके अलावा भी वो स्टूडेंट्स को उनके करियर में क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सब चीजें बताने में मदद करते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 की दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है। स्टूडेंट्स इस तरह के ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से, वो हमेशा एग्जाम में आते हैं, वहां पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं
उस हिसाब से आंसर नहीं देना है, आपको जनरली देखना है कि जनरली लोगों को क्या लगता है कि ये क्या इस सिचुएशन में क्या आंसर हो सकता है। तो अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर हमेशा सही है। मैच द फॉलोइंग से, जिसमें कि एक तरफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात की गई है एंड वहीं दूसरी तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो 4 टाइप्स होते हैं बैरियर के, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज एंड कल्चरल। ओके, सो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर होते हैं इनऑडिबल वॉइस की वजह से। ठीक है, इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, डायरेक्ट ये मेन पॉइंट्स इसके बताए गए हैं। अब देखो, एक पर्सन अगर इंडिया में है एंड दूसरा पर्सन किसी दूसरी कंट्री में है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि उन लोगों की एक दूसरे की आवाज नहीं आ पाएगी, फोन कॉल भी कई बार कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये होता है फिजिकल बैरियर। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि प्री डिस्पोज नोटेशंस होती हैं। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? इसमें डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स होती है, यानी कि अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं शायद जो कि हिंदी में नहीं पेपर 1 की तैयारी करते, उनको हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो ये कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कल्चरल बैरियर, जिसमें कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो जिनका कल्चर ही डिफरेंट है तो वो वैसे ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, एक दूसरे से बातचीत इजीली नहीं कर सकते। Next question is, what communication for educational purpose takes place? The sequence of elements is, so जब भी किसी educational purpose के लिए हम communicate कर रहे हैं, तो उसमें एक sequence होता है कि कैसे हम एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले वहां पे आप लोगों के पास क्या आता है? सोर्स आता है, देन आता है एनकोडर, देन मैसेज, डिकोडर एंड फीडबैक। ठीक है, तो सोर्स का क्या मतलब हो गया कि कैसे आप बात करेंगे। अब देखिए, मैं हूं, ठीक है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है, कुछ ऐसा स्रोत नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने स्टूडेंट्स तक अपने नॉलेज शेयर कर सकूं। तो अगर मेरे पास सोर्स है, अगर मेरे पास इंटरनेट को एक एग्जांपल लेते हैं सोर्स का, इंटरनेट है, तो मैं क्या करूंगी? अपने मैसेज को शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ठीक है, फिर एनकोडर है, यानी कि मैं भी रेडी हूँ, इंटरनेट भी मेरे पास है। उसके बाद मैं मैसेज को तैयार करूंगी, मैसेज तैयार करके मैंने किस तक पहुंचा दिया? स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया, तो आप लोग हो गए डिकोडर्स। एंड आप लोग जैसे कमेंट्स करके हमें बताते हो कि यस ये वीडियो हमें पसंद आई या नहीं आई, या आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो सब चीजें क्या आ जाती हैं? वो सब चीजें आ जाती हैं फीडबैक के अंदर। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि फीडबैक हमेशा एंड में ही आता है, बीच में या स्टार्टिंग में कभी भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल एंश्योर। सो एक ऐसा टीचर जो कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की भागीदारी को वो प्रोत्साहित करते हैं कम्युनिकेशन में, तो उससे क्या सुनिश्चित वो करेंगे? ऑपोजिट व्यूज, सेल्फ सिस्टम, क्लास परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर बाइनरी डिस्ट्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा ना टॉपिक वही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सेल्फ सिस्टम यानी कि स्व प्रणाली क्या है? अब देखो, एक टीचर ने किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाया होगा, ठीक है, टीचर ने अपने 100% एफर्ट्स, 100% नॉलेज स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट ने उसमें से 90% नॉलेज को कैप्चर कर लिया, एंड देन उन्होंने क्या किया? किसी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड अपना 70% रिजल्ट वहां पे वो लाए। तो इसमें क्या किया? टीचर ने ही स्टूडेंट को एनकरेज किया, उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया। तो सबसे पहले उनका सेल्फ सिस्टम वहां पे आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के सेल्फ सिस्टम को, टीचर के सेल्फ सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। देन वी हैव क्लास परफॉर्मेंस, और उसके बाद आ जाता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि इस तरह से एक स्टूडेंट की और एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बैरियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये सभी टाइप्स डिस्कस किए थे। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देख के मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, जो भी है मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगी। So next question we have, when communication enhances the interaction of learners. सो कम्युनिकेशन जब लर्नर्स की, यानी कि स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन को, उनकी भागीदारी को
बढ़ा देता है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? वो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन होता है। साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? उसमें किसी स्टूडेंट का माइंड यानी कि दिमाग और उनका बिहेवियर यानी कि उनका स्वभाव, ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशनशिप्स टू प्रोड्यूस मीनिंग्स। सो सिंबल और साइन यानी कि जैसे हम लोग बात करते हो हम लोग मुंह से तो बोल ही रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वर्ड्स हो गए। लेकिन यहाँ पे साइन और सिंबल की बात की गई है, यानी कि हम लोग हाथों से इशारे करके या फिर कोई पिक्चर दिखा करके किसी दूसरे पर्सन को कोई बात बताते हैं, तो वो क्या करते हैं? मीनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। Next statement is, this is possible because of a network of signs through such relations. This is possible because of network of signs through such relations. ठीक है, सो ये जो साइंस और सिंबल के बीच में इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इसकी वजह से ही उनके मीनिंग को प्रोड्यूस कर पाना, उनके अर्थ को निकाल पाना, उत्पन्न कर पाना जो है वो संभव होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आप लोगों को अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया है इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बातें करते हैं। अब अपने आप से बातें करने का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई रिहर्सल कर रहे हैं, वो शीशे के सामने कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, ये सब चीजें आती हैं इंट्रापर्सनल यानी कि अपने आप से कुछ बात करना। देन वी हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं एंड सभी लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग उस वाली बातचीत में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबको बोलने का अधिकार होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पे आप लोग बात करोगे। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में एक पर्सन बहुत बड़ी ऑडियंस को एक मैसेज एक साथ देता है। इसके एक एग्जांपल है टीवी न्यूज चैनल। जैसे न्यूज में क्या होता है? लाखों करोड़ों लोग एक जगह बैठ के एक टीवी से एक ही पर्सन से कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो नेता होते हैं उनके भाषण होते हैं, ये सब चीजें आती हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। मास का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों, बहुत सारे लोग उस समय पे वहां पे उपलब्ध हों। ठीक है, सो अब देखो विद इन वन सेल्फ मतलब इंट्रापर्सनल। सो फर्स्ट को अगर 4 से मैच करोगे सो करेक्ट आंसर है, इसी से आपको करेक्ट आंसर मिल जाता ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शंस तक हम गए ही नहीं, राइट? Next question is in communication process when the sender and receiver interchange role. ये repeated question है, इसका correct answer है transactional model. अगला question है given below are two statements, personality conflicts in a classroom situation are a barrier to effective interaction. So personality conflicts क्या होती हैं? ये इसका मतलब है कि दो लोग, अब क्लासरूम में 2 स्टूडेंट्स है ए एंड बी, ठीक है, दोनों में पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। किस चीज को लेकर के? उनके स्टाइल को लेकर के, उनके एथिक्स यानी कि उनके नैतिकताओं को लेकर के, उनके वैल्यूज को लेकर के, उनके रूल्स को लेकर के। अब एक पर्सन अगर बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है खाली है, इस तरह से आप इसको मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब जैसे पर्सन ए बोलता है कि ये वाला बॉक्स आधा खाली है, पर्सन बी बोलता है कि आधा भरा है, तो क्या है? ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल है यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज invariably considered the best solution in classroom environment. So interpersonal communication यानी कि एक आदमी सिर्फ एक किसी अलग एक आदमी से बातचीत करता है, ये इनवेरिएबली जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। तो ऐसा तो नहीं है अब क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे अगर एक क्लासरूम में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन किसी एक से ही बात करेगा। 5-6 लोगों का ग्रुप होते हैं तो वो आपस में भी बात करते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। सो एफिकेसी क्या होता है? एफिकेसी या फिर इसको वर्किंग एफिशिएंसी भी बोला जाता है। ये डिपेंड करती है उस पर्सन के 3 चीजों पर, ठीक है। सबसे पहला आता है उस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है उनका कंटेंट, और उसके बाद आता है रिसीवर, कि किसको हम लोग ये अपना जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, या सामने सुनने वाला जो बच्चा है या जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है वो कैसा है, ठीक है। सो रिटन कम्युनिकेशन में जब एफिकेसी होती है, सो वो डिपेंड करती है किन किन चीजों पे? एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, यानी कि हमने कुछ लिख दिया, उसके बाद हम उसको काट के फिर से जब कुछ लिखते हैं। दूसरी चीज है ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि कड़े शब्दों का प्रयोग। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। लिखने के बाद जो हम संपादन करते हैं, लिखा, काट दिया, उसके बाद साइड में फिर से लिखा, दिस इज एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। देन वी हैव ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों में संक्षिप्तता, कि कोई एक वर्ड अगर मैं लिख रही हूँ, कोई एक स्टेटमेंट अगर मैं लिख रही हूँ, तो वो कितना ज्यादा संक्षिप्त है, कितना ज्यादा वो उस मीनिंग को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कड़े शब्दों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स contributing to school learnings are termed as social competencies। so social competencies बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग सामाजिक क्षमताओं की बात करें किसी भी स्कूली शिक्षा के अंडर, ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है मोटिवेशन, देन वी हैव सोशल स्किल्स, देन वी हैव फैमिली सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लिसनर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच द फॉलोइंग है। पुअर लिसनर्स जो ढंग से बात नहीं सुनते, अग्रेसिव लिसनर्स जो कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, थर्ड इज पैसिव लिसनर्स जो कि निष्क्रिय होते हैं, एंड चौथा है स्यूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये पता होता कि केयर अदर्स जो होते हैं, यानी कि दूसरों को जो डराने में रहते हैं, जिससे कि दूसरों को, कई लोगों का नेचर ऐसा होता है ना कि वो सबको डराते रहते हैं, सो वो अग्रेसिव लिसनर, इसको अगर आप लोग मैच कर लेते तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में आप लोग बहुत इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस द इश्यूज रिलेटेड टू, डायरेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ एक समय पे बात कर रहे हैं, लाइव इंटरचेंज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। सो वो वीडियो चैट में भी होता है, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम में भी होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी होता है। अब देखो विकीपीडिया विकीज अगर हम बात करें तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होती। अगर सिंपल यहाँ पे देखो वीडियो चैट लिखा है, अगर सिर्फ चैट लिखा होता तो उसमें भी वो भी सिंक्रोनस की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो मान लीजिए मैंने आप लोगों को अभी मैसेज किया, आप मुझे 10 मिनट के बाद रिप्लाई करते हो, फिर मैं आपको अगले 20 मिनट के बाद रिप्लाई करती हूँ, तो वो एक साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। लेकिन वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आमने सामने होते हैं, एकदम से मैंने कुछ बोला, एकदम से आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट को, अब आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग एक अच्छे श्रोता कब बनोगे? आपको एक अच्छा श्रोता मैं कब बोलूंगी? एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, यानी कि ध्यान हटाने की क्षमता, कंसंट्रेशन अगर आपकी होती है, डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हो तो आप लोग एक अच्छे लिसनर होंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट, ह्यूमैनिटी टू नो एंड इग्नोरिंग द अदर साइड। सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, सी एंड ई। आप लोगों की एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो आपको जरूर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर सच में आप समझने की इच्छा रखते हो, इंटरेस्ट के साथ यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप समझोगे। एंड इग्नोरिंग द अदर साइड, यानी कि आपके पीछे कोई गाने चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में जो चल रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो। सो आप एक अच्छे श्रोता हो। आप में से कौन कौन स्टूडेंट है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।
एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को और किस टॉपिक पर इस तरह से पीवाईक्यू चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, या आप चाहते हो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो नेक्स्ट वी हैव पुअर लिसनर। ये देखो स्टूडेंट्स, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ऑफ लर्नर्स फॉल इनटू डोमेन्स कंसिस्टिंग ऑफ। तो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है अगर लर्नर्स की, दो स्टूडेंट्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो किस किस डोमेन को ध्यान में रखेंगे? परसेप्शन, ग्रुपिज्म, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिग्रेसिव बिहेवियर या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड ई ओनली। ठीक है, यानी कि किसी स्टूडेंट की धारणा, अंतर व्यक्तिगत कौशल एंड पारंपरिक संबंध, पारस्परिक संबंध। Next question is, given below are two statements, assertion and reason. New media enhance the opportunity to extend the learning environment unheard or before of before. ठीक है, यानी कि जो नया मीडिया है, जैसे अभी आप लोग क्लासेस पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, आपको रोज घर से जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि आप लोग घर बैठे बैठे कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख रहे हो, तो ये न्यू मीडिया है। ठीक है, इसने क्या किया? आपकी लर्निंग को एक्सपेंड कर दिया। रीजन ये है कि लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, तो वो अपने हिसाब से अपनी सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि वो अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल खुद से सेट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन कम्युनिकेशन एंट्रोपी रेफर्स टू व्हाट? सो कम्युनिकेशन में एंट्रोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। ये बेसिकली एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम अटेनेबल डेटा स्पीड का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉइस एंड बैंडविड्थ। अब देखो, आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्सन ए पर्सन बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसमें आपका क्या नॉइस लेवल है और क्या आपके बोलने की बैंडविड्थ है, ये सब चीजें एंट्रोपी के अंदर आती हैं। सो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है अनप्रिडिक्टेबल मैसेज। ठीक है, एंट्रोपी कम्युनिकेशन में एक ऐसा फेज होता है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये एक अनप्रिडिक्टेबल मैसेज होता है। एंट्रोपी के दो टाइप्स होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एक है जॉइंट एंट्रोपी और दूसरा है कंडीशनल एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीपिंग क्वाइट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट इन कम्युनिकेशन इज एन बैरियर। तो देखो, पनिशमेंट के डर से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम में रिप्लाई नहीं करते, तो वो डर रहे हैं। वो किस तरीके का बैरियर होता है? वो होता है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत एक बाधा इसको माना जाता है। कम्युनिकेशन में बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक ने दूसरे को कुछ पूछा, एक बैरियर ये हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं है, दूसरा ये हो सकता है कि वो बोलना नहीं चाहता, वो पनिशमेंट के डर से बोल ही नहीं रहा कि शायद अगर मैं गलत आंसर कर दूं तो मुझे पनिश किया जाएगा। तो ये सब बैरियर्स आते हैं। इंडिविजुअल बैरियर्स जो होते हैं वो पर्सनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और पर्सनल फैक्टर्स जो है वो सेंडर के भी हो सकते हैं और रिसीवर के भी हो सकते हैं। ओके, अब इंडिविजुअल बैरियर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, जैसे कि यूजिंग जार्गन्स। उसके अलावा एक होता है लैक ऑफ अटेंशन। ये सब आपके इंडिविजुअल बैरियर के टाइप्स हैं। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन, परसेप्शन डिफरेंसेस, दो लोगों की अगर सोच अलग है, डिफरेंसेस। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इमोशनल बैरियर। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a general code of conduct circulated among the employees of an institution is an example of। So एक जनरल मैसेज जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज में सर्कुलेट किया जा रहा है, उनके कर्मचारियों में शेयर किया जा रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप होता है? तो ये होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपर लेवल से नीचे के लेवल की ओर जब कम्युनिकेट किया जाता है तो डाउनवर्ड होता है। इसको आप लोग टॉप डाउन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो। सेम क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन एज इट इज था, बस ऑप्शन में डाउनवर्ड की जगह टॉप डाउन लिखा गया था। ठीक है, ये एक बेसिकली वर्टिकल प्रोसेस होता है किसी भी मैसेज को भेजने का, मैसेज को पास करने का, जो कि अपर लेवल से नीचे के लेवल की ओर काम करता है।
इसके अलावा लेटरल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, शेयर होती है इंफॉर्मेशन और आइडियाज बिटवीन पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पीयर ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए क्लास में भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के, हर ग्रुप पे 4-5 ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में ये लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज अ ब्लॉग? आप लोगों ने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग पढ़ा होगा। अब देखो, एक होता है ब्लॉग, आप सभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें जो लोगों की डेली रूटीन देखते हैं, वो अपनी डेली लाइफ को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग। यहाँ पर बात हो रही है ब्लॉग की। अब आप सभी स्टूडेंट्स गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च करते हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आर्टिकल है, उससे रिलेटेड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वेबसाइट्स बहुत सारी आ जाती हैं। तो उसमें से सारी, जैसे जिसके आगे .com, .in, .gov लिखा है, वो सब वेबसाइट्स होती हैं। जिसके आगे ब्लॉग लिखा होगा, वो ब्लॉग्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स की तरह ही होते हैं, पर्सनल वेबसाइट होती है, कोई भी बना सकते हैं, जिसमें हम कोई भी आर्टिकल्स, जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ assertion reason based question है, the more performative broadcast is also more cohesive and popular, but owing to new media its effect in decrease is decreasing। ठीक है, सो जितने भी ज्यादा परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा कोहेसिव और पॉपुलर भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और लोकप्रिय भी होते हैं, लेकिन नए मीडिया के कारण से, नए मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंटरनेट हो गया, नए मीडिया के कारण इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। यहाँ पर ये बोला है, तो ये बिल्कुल सही कहा है। पुराना जो तरीका होता था कम्युनिकेशन का, वो बेस्ट था, अब नया उसको कम करता जा रहा है धीरे धीरे। इसका कारण ये है कि इंटरनेट इज ट्रेंडिंग टू क्लिप्स ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, और असर्शन का ये जो कारण दिया गया है आर स्टेटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही है। न्यू मीडिया में आपका जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन्हीं चीज़ों को चेंज करके, जैसे फोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, ये सब चीज़ें आ जाती है न्यू मीडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज, आंसर इसका यहाँ पर देख सकते हो। From the list given below, identify the psychological barriers of communication। So मैंने आप लोगों को कहा था कि barriers बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, barriers के टाइप्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा है? तो पहला आ जाता है प्रिजुडिस, प्रिजुडाइज, ठीक है, पूर्वाग्रह। दूसरा आता है डिसइंटरेस्ट, और तीसरा है इन अटेंशन, यानी कि ध्यान नहीं देना। आपको कोई कुछ बता रहा है, आपसे बात कर रहे हैं, आपको उनकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। आप उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, डी एंड ई ओनली। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ कि बताइए नॉइस और इनविजिबिलिटी कौन से टाइप का बैरियर है। ये क्वेश्चन आया है बार बार एग्जाम में, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता है तो भी बताना। ओके, सो आप लोगों को अगर पूर्वाग्रह का मीनिंग नहीं पता, तो ये क्या होता है, ये एक बैरियर होता है जिसमें कि इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती। आप अच्छे से बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला उसको सुन ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि आप लोग उस पर्सन को पसंद ही नहीं करते हो। आप उस पर्सन, जैसे देखो, पूर्वाग्रह, पूर्व मतलब पहले, आपने पहले से ही एक इमेज बना ली है किसी पर्सन के लिए कि ये अच्छा बता ही नहीं सकते, इसका आइडिया कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो इसमें, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। इसके अलावा इमोशंस अगर ऑप्शन होता, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which one of the following types of communication the data is pushed from a server to a client? ये सर्वर है, सर्वर से क्लाइंट की ओर अगर डेटा को पुश किया जा रहा है बिना क्लाइंट की रिक्वेस्ट के, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की, फिर भी सर्वर से क्लाइंट को डेटा दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है? ऑप्शन में दिया है पुश्ड फ्रॉम, तो ये होता है पुश टेक्नोलॉजी, ठीक है। सर्वर से कभी भी कोई डेटा बिना क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के पुश किया जा रहा हो जबरदस्ती, दैट इज कॉल्ड पुश टेक्नोलॉजी।
इसको आप पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू व्हाट? सो सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू वेरिड कॉनोटेशंस, यानी कि इसकी विविध अर्थ होते हैं। सिमेंटिक बैरियर वो होता है जिसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। सिचुएशन, हर एक सिचुएशन पे वो चीजें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन? मतलब पारंपरिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं संचार के, कम्युनिकेशन के? सो यहाँ पर है अलंकारिक, देन वी हैव सांकेतिकता और घटना विज्ञान। ओके, The disadvantage of interpersonal communication is the availability of immediate feedback. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, कल भी हमने डिस्कस किया था। इंटरपर्सनल मतलब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन या 2-3 पर्सन से बात कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब एक पर्सन अगर अपने आप से ही बात कर रहा हो, तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एकदम से फीडबैक मिल जाता है, तत्काल प्रतिक्रिया होती है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं होती है, एडवांटेज होती है। अगला है ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। मास कम्युनिकेशन, एक पर्सन अगर भाषण दे रहा है, कितने लोग उनके सामने बैठकर सुन रहे हैं, कितने उनको टीवी में रेडियो में सुन रहे हैं, मतलब बोलने के लिए सेंडर सिर्फ एक है और मल्टीपल रिसीवर्स है जो कि अलग अलग लोकेशन में बैठ करके उस मैसेज को सुन रहे हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ व्हाट? सो डिनोटेशन एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का, जो कि किसी भी टर्म का कॉमन मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग हमें बताता है। सो ऑप्शंस में दिया गया है बिलीफ, कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन और डिसेंट। अब देखो मैंने बताया कॉमन मीनिंग, तो असहमति होगी नहीं, कॉमन मीनिंग में विश्वास भी नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसका उल्टा जो भी गलत है, सो इसलिए करेक्ट आंसर है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिनोटेशन किसी पर्टिकुलर वर्ड का डिटेल हमें बताता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एप्पल बोल दूं और ये भी बता दूं कि ये एक फ्रूट है, तो मैंने क्या किया, इसका एक डिस्क्रिप्शन, एक डिनोटेटिव मीनिंग आप लोगों को बता दिया। सिमिलरली हमारे पास कॉनोटेशन एक टर्म होती है जो कि किसी चीज का कल्चरल मीनिंग बताने में हमें हेल्प करती है। Next question is, according to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media. So hot media क्या होता है? देखो, एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के बीच में शेयर की जाती है, लेकिन क्या होता है, लोग बहुत कम है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी जाती है। ठीक है, इसमें एक कीवर्ड है जो कि ये है कि ये हमारी सिर्फ 6 सेंस में से सिर्फ 1 सेंस को ही एक समय पे इस्तेमाल करता है। जो चीज जिस पर्टिकुलर टाइम पे होनी है उसी पर्टिकुलर टाइम में इसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये होती है हॉट मीडिया की डेफिनेशन। पहला एग्जाम्पल है टेलीफोन। देखो टेलीफोन क्या है, ये कूल मीडिया है। ओके, सेकंड वी हैव टेलीविजन, टेलीविजन भी कूल मीडिया है। देन वी हैव रेडियो, रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, जिसमें एक जगह पर कम लोग ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देती हैं। देन वी हैव सिनेमा या मूवीज, ये भी हॉट मीडिया है। देन वी हैव प्रिंट, ये भी एक हॉट मीडिया होता है। सो सी, डी एंड ई आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Next is the science of studying the feedback system in humans, animals and machines is described as। feedback system बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अब हम एनिमल से भी फीडबैक लेते हैं, है ना, समझते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फीडबैक साइंस। नो। एक्सपीरियंस स्टडी बिल्कुल भी नहीं। मैसेज ह्यूरिनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं। एंड साइबरनेटिक्स, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, साइबरनेटिक्स ही टर्म है जिसकी एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन। अब देखो आप सिंबल्स के साथ बात कर रहे हो, अब सामने वाला उन सिंबल्स को कब समझेगा, ये इसमें पूछा गया है। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, जब आप किसी उल्टे तरीके से वो प्रेजेंट करोगे, रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट करोगे, नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या फिर स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अगर सांस्कृतिक संदर्भ में आप बता रहे हो, जैसे अगर हिंदी में आप कुछ चीज बता रहे हो, सामने वाले को हिंदी आती है तो ही वो आपके सिंबल्स को समझ पाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज द हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? देखो अभी मैंने ये डिटेल में आपको बताया, नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं, लो ऑडियंस होती है हॉट मीडिया में, बिल्कुल लो ऑडियंस होती है। इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस, एक ही सेंस को यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बिल्कुल सही। हाई ऑडियंस अगर हो तो ये होता है कूल मीडिया। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हॉट एंड कूल मीडिया में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर। अब एक पर्सन को आपने कोई मैसेज दिया, दूसरा पर्सन उसको समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? ऑफिशियल स्टेटस से? बिल्कुल भी नहीं। कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, या फिर वो अपनी तरफ से इमेजिन करके उस बात को समझ लेंगे, या फिर सिमेंटिक गैप्स, गैप्स जहां पर है वहां पे कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता। और कल्चरल वैल्यूज एक कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करती हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, the political concept of communication is identified as what? So इसको क्या माना जाता है? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, या फिर आइडियोलॉजी? करेक्ट आंसर वी हैव इज आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। ओके, यहाँ पर कीवर्ड यही है कि जब भी हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, खास तौर पर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, तो गो फॉर आइडियोलॉजी हमेशा। Next is which of the following is excluded from the list of communication barrier? Communication barriers, communication में बाधाएं होती, physical barrier भी होता है, semantic भी होता है जो कि शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, philosophical या फिर psychological। देखो मनोविज्ञानी किसी का लेवल ही उतना नहीं है, छोटे बच्चे को यूजीसी नेट पढ़ाओगे तो वो समझेंगे कभी भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है philosophical barrier is the correct answer. Okay. Next is which of the following are forms of traditional media of communication? So संचार का पारंपरिक माध्यम कौन सा है? It is street demonstration नहीं। यक्षगान, यक्षगान एक आर्ट होता है जिसमें शब्द, सिंबल्स, म्यूजिक, ये सब चीजें आती हैं, बिल्कुल सही होगा ये। कठपुतली, क्या कठपुतली से ट्रेडिशनल तरीके में लोगों को चीजें बताई जाती थी? हरी कथा या फिर फिल्मी डांसेस? तो फिल्मी डांसेस तो बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर होगा बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सबकी मीनिंग आपको पता है। इमेजिन करो पुराने जमाने में कम्युनिकेशन ऐसे दिया जाता था, लोगों को कोई नई चीज ऐसे बताई जाती थी। पीपल who help in the transmission of messages, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर्स इज नोन एज। अब देखो रिपोर्टर्स क्या करते हैं, एक्चुअल मार्केट से न्यूज उठाते हैं और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो वो क्या है, कैरियर है? नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। मीडिएटर्स या फिर रिलाय पीपल? मीडिएटर्स वो होते हैं एक पर्सन जो बात यहां से वहां एक छोटे लेवल पर पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल पर बात की गई है, तो रिलाय पीपल होगा जिन पर हम निर्भर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 4। Which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication of non-literates? So देखो यहाँ पर मास मीडिया यानी कि बहुत बड़ा लेवल पर बहुत बड़ी ऑडियंस को किसी एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे रेडियो, भाषण, ये सब होता है। इसमें बोले कि कम एक्सपेंसिव है और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन लोगों के लिए जरूरी है, तो टेलीविजन होगा, लेकिन लेस एक्सपेंसिव है। टेलीविजन तो महंगा होता है, इसको गलत है ये। रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स भी महंगी ही होती है एक तरीके से। सबसे सस्ता यहाँ पर लोग बोलेंगे लेस एक्सपेंसिव है तो न्यूज़पेपर मान लेते, लेकिन यहाँ पर बोले नॉन लिटरेट्स, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रेडियो। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, बहुत इजी है। What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? Understanding cultural background of students, true. Clarity of speech, आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए। फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड्स, टीचर भी अगर अच्छे से बोले और सुने और स्टूडेंट्स भी, तो ही एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है। इन्वेंटिंग कल्चरल लेवल्स, बिल्कुल गलत। और डिस्डेन ऑफ कलेक्टिंग एफर्ट्स, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसमें कहा है कि मास कम्युनिकेशन जैसे भाषण होता है, एक पर्सन बोलते हैं और बहुत सारे सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज और जो सिंबल मीनिंग होते हैं वो सोशल प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल, हमेशा ये कंफर्टेबल फील नहीं करती। ओके, कई बार स्टूडेंट्स या सामने वाले जो लिसनर होते हैं वो अनकंफर्टेबल भी होते हैं मीडिया के थ्रू। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट है परसुएसिव कम्युनिकेशन डज नॉट ब्लर द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। सो देखो ये एज इट इज स्टेटमेंट दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है।
मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ। मास मीडिया इसमें बोला है कि कभी भी सच्चाई नहीं बताते, कभी तो बताते ही है, बीच में झूठ भी हो जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट इज इन मास कम्युनिकेशन प्रिंट इज कंसीडर्ड एज व्हाट। सो प्रिंट मीडिया को क्या माना जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ना हॉट मीडिया का ऑप्शन है ना कूल मीडिया का ऑप्शन है, तो क्या होगा, फोक मीडियम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, जैसे ये पीडीएफ फाइल मैं आपको दूंगी, या आप यहाँ पर डिजिटली मेरी सेशन को देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो ये भी नहीं है प्रिंट। उसके बाद है ऑर्डिनरी मीडियम। ऑर्डिनरी मीडियम भी नहीं होता, साधारण मीडियम नहीं होता, ये मैकेनिकल मीडियम होता है कि मशीन हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, जैसे कि न्यूज़पेपर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, so correct answer is option number 3. So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the